प्रिय विद्यार्थियों, निर्वाण हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शेर सिंह निर्वाण आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए बेटा, एक महत्वपूर्ण बिंदु कक्षा 12 के लिए संपूर्ण व्याकरण जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रयास करूंगा कि हम शॉर्ट एंड स्वीट रूप में संपूर्ण व्याकरण को इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ लें, और थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे व्याकरण में कुल 3 बिंदु हैं पारिभाषिक शब्दावली को छोड़ करके। भाषा व्याकरण लिपि है, शब्द शक्ति है और पारिभाषिक शब्दावली है। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हम बिना विलंब किए पढ़ते हैं भाषा व्याकरण एवं लिपि को। क्या है बेटा भाषा व्याकरण और लिपि? देखो ये 3 बिंदु हैं, भाषा अलग है, व्याकरण अलग है और लिपि अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा। कौन सा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं बेटा? भाषा। देखिए क्या होता है भाषा बेटा, यानी मनुष्य जब अपने विचारों को बोल करके या लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ, जब मनुष्य अपने विचारों को बोल करके या लिख करके प्रकट करेगा तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा। बेटा आपको एक बात और बता दूं, आपको ये तो पता ही होगा कि व्याकरण जो है वो आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न संख्या 2, कौन सा बेटा? प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। कौन सा बेटा? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर का प्रश्न संख्या 2 पर है बेटा, और यहाँ से कुल कितने प्रश्न? 6 प्रश्न आने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले से कुल कितने प्रश्न आने बेटा? 6 प्रश्न आने हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। देखिए ठीक है बेटा, जो प्रश्न संख्या 2 होगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में, उसमें पहला ही प्रश्न भाषा व्याकरण और लिपि से होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम चर्चा करें भाषा पर। ठीक है बेटा, क्या होती है भाषा? कि मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है बेटा? भाषा कहलाता है। ठीक है, देखिए भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष से सर कौन वाला आएगा बेटा इसमें? ठीक है, जिसका अर्थ है प्रकट करना या व्यक्त करना। ठीक है बेटा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? प्रकट करना या अभिव्यक्त करना। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आगे, इस हेतु वह ध्वनि पर आधारित जिस माध्यम को काम में लाता है उसे ही भाषा कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, तो इसके लिए वो ध्वनि पर आधारित जिस माध्यम को काम में लाएगा उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे ही भाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? भाषा कहा जाएगा। ठीक है बेटा, ये सामान्य सी जानकारी भाषा के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक ही प्रश्न बनता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत के भाष धातु से। किससे बेटा? संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है बेटा? कि मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। कि जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर के या लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करता है उसको क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, हाँ, ये परिभाषा है भाषा की, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बेटा? भाषा आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखो आगे, अब ये कुछ भाषा के लिए हैं कि मनुष्य के द्वारा अपने भावों व विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। ठीक है बेटा, ये भी आ सकता है कि मनुष्य के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही रिक्त स्थान है, तो क्या आ जाएगा बेटा? भाषा आ जाएगा। मनुष्य के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही रिक्त स्थान क्या है? भाषा। मनुष्य के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम ही भाषा। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? सोचकर देखो, अगर भाषा नहीं होती तो हम किस प्रकार से अपने भावों को प्रकट कर पाते? बड़ी दिक्कत आती है हमारे सामने। तो देखिए बेटा, भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? निम्नलिखित कारणों से हमें भाषा की आवश्यकता है। कौन कौन से कारण? देखो, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। किस बात के लिए बेटा? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, भावों को व्यक्त करने के लिए, परस्पर यानी आपस में सहयोग के लिए। ठीक है, भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए और आपसी सहयोग के लिए। ठीक है बेटा, ये होगी भाषा की आवश्यकता। तो मैं आपको फिर याद करवा रहा हूँ, परिभाषा क्या बेटा? मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा, एक बात और बता दूं, ये आ सकता है भाषा
संप्रेषण का आधार है। किसका बेटा? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब क्या होता है बेटा? विचारों का आदान प्रदान। आ सकता है कि मनुष्य के संप्रेषण का माध्यम ही रिक्त स्थान है, तो क्या आ जाएगा? भाषा। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो देखिए बेटा, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है बेटा। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? दो। आया हुआ प्रश्न है कि भाषा के को पहले, मतलब अब तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, रिक्त स्थानों के रूप में आते हैं। पहले प्रश्न वैसे पूछा जाता था कि भाषा के कौन से दो रूप होते हैं। तो कौन से बेटा? एक तो मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। बिना समय खराब किए मैं सीधा बता दूं आपको कि मौखिक भाषा तो क्या होगी बेटा? जब मनुष्य अपने विचारों को बोल करके प्रकट करेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल करके आपके सामने विचार प्रकट कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा? ये तो मौखिक भाषा होगी। जब हम लिख करके प्रकट करें तो लिखित भाषा होगी। ठीक है बेटा। हाँ, तो जब मनुष्य अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। और मौखिक भाषा के लिए व्यक्ति को विद्यालय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती बेटा। मौखिक भाषा कहाँ से? व्यक्ति अपने परिवार के, समाज के, इनके संपर्क से, माता पिता के सहयोग से, इनसे धीरे धीरे क्या सीख जाता है बेटा? मौखिक भाषा बोलना सीख जाता है। अब देखो प्रश्न कैसे आ सकता है? यह आ सकता है कि मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना ही रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या आएगा बेटा उसमें? मौखिक भाषा। ध्यान रखना थोड़ा, बस इस तरह से प्रश्न होंगे। मनुष्य के द्वारा बोलकर के विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? मौखिक भाषा। ठीक है, आगे चलें। लिखित भाषा क्या होगी बेटा? जब मनुष्य अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है तो उसको क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। जब मनुष्य अपने विचारों को लिख करके प्रकट करेगा तो उसी क्या कहा जाता है बेटा? लिखित भाषा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। मनुष्य के द्वारा अपने विचारों को लिख करके प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है। अब लिखित भाषा के लिए व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? लिपि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। लिपि चिन्ह जो हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ये ए है, ये क है, ये ए है। हम इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम ये लिपि चिन्ह जानते हैं। मैं ऐसे कुछ लिख दूं, अब बताओ ये क्या है? अपने को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अपनी लिपि जानते ही नहीं है। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो जब मनुष्य अपने विचारों को लिख करके प्रकट करेगा तो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप। ध्यान रखना बेटा, इनमें से आ सकता है प्रश्न कि जब मनुष्य अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है या मनुष्य के द्वारा, भाषा का लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है। मौखिक रूप मौखिक भाषा, बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा आपके पास ही तो है, इसलिए ज़्यादा समय खराब किए बिना लगा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो लिखित भाषा के लिए व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? ध्वनि चिन्हों की। अब देखिए, हम एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो भाषा का ही भाग है, बोली, और बोली को ही क्या कहा जाता है बेटा? उपभाषा कहा जाता है। ध्यान रखना, बोली को ही क्या कहा जाता है? उपभाषा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। बोली को ही क्या कहा जाएगा? उपभाषा कहा जाएगा। ठीक है। तो क्या होती है बोली? देखो, हमारी भाषा तो जैसे हिंदी है, लेकिन सभी की जो बोली वो अलग अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों की बोली अलग अलग होती है। ठीक है। तो बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप ही बोली कहलाता है, और बोली को ही उपभाषा भी कहते हैं। क्या बेटा, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? एक सीमित, आपसे प्रश्न इस तरह से दे दिया जाएगा कि एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप ही रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या आएगा बेटा? बोली या उपभाषा। ध्यान रखना, आ सकता है प्रश्न। ठीक है। भाषा का, ठीक है, स्थानीय रूप ही क्या कहलाएगा? बोली कहलाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा अच्छे से? भाषा का स्थानीय रूप ही क्या है? बोली है। और देखो, परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि भाषा का कम विकसित, अपरिष्कृत एवं आम बोलचाल वाला रूप ही बोली कहलाता है। भाषा का कम विकसित है, अपरिष्कृत है और आम बोलचाल में जो काम में लिया जाने वाला रूप है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? बोली कहा जाता है। देखिए आगे, हिंदी भाषा में 17 नहीं 18 है बेटा। ध्यान रखना इस बात का। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियों को शामिल किया गया है। कितनी बोलियों को शामिल किया गया बेटा? 18 बोलियों को शामिल किया गया है। ठीक है। हम चर्चा करेंगे अभी आगे कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है। देखिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। बोली याद रह जाएगा आपको, इतना ही ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप ही रिक्त स्थान कहलाता है, तो क्या आ जाएगा? बोली आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बोली। चले आगे देखो, अब देखो, हिंदी भाषा की कुछ बोलियां हैं बेटा। क्या है? हिंदी भाषा की कुछ बोलियां हैं, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम हिंदी भाषा की कुल, मैं बता चुका हूँ आपको, 17 नहीं 18 बोलियां हैं। कितने प्रकार की बेटा? 18 बोलियां हैं। अब देखो, सबसे पहले पूर्वी हिंदी है। क्या है बेटा? पूर्वी हिंदी। ठीक है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती है? छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। यहाँ से प्रश्न अभी तक आया तो है नहीं बेटा, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ी, अवधी आदि रिक्त स्थान बोली हैं, तो किसके आएंगे बेटा? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की। दोबारा से सुन लीजिए, पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, बघेली है। उसके बाद में हम बात करें बेटा बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी कौन सी है? मगही,
ठीक है बेटा, कौन सी है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। कौन सी बेटा? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये किसकी होगी? बिहारी की होगी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी है। ठीक है बेटा, और एक और आएगी इसमें बुंदेली हो रहा है बेटा। कौन सी है? बुंदेली। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये किसकी हैं? खड़ी बोली, इसकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। उसके बाद में बात आती है राजस्थानी हिंदी की। ठीक है बेटा, राजस्थानी में क्या क्या है? देखिए, राजस्थानी के अंतर्गत बेटा मारवाड़ी है, ठीक है, मेवाती है। चार ही बोलियां याद रखनी है आपको, इनको छोड़िए, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ठीक है बेटा, राजस्थानी में केवल कितनी बोलियां याद रखनी है आपको? चार। कौन कौन सी? मारवाड़ी, ठीक है बेटा, मेवाड़ी, ठीक है, और हाड़ौती। ठीक है बेटा, कौन सी होगी? मेवाड़ी होगी, मारवाड़ी होगी, हाड़ौती होगी और एक मेवाती हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी बेटा? मेवाती हो जाएगी। इस तरह से ये कुल चार बोलियां आपको हिंदी के लिए ध्यान में रखनी है, राजस्थानी हिंदी की है बेटा। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करें किसकी? पहाड़ी हिंदी की। किसकी बेटा? पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी में क्या है? गढ़वाली है, कुमायूनी है और मंडियाली है। ठीक है बेटा, कौन सी है? गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली, ये पहाड़ी हिंदी के। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। कौन कौन सी बेटा? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। बिहारी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी। बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है बेटा, हरियाणवी को ही क्या कहा जाता है? बांगरू, या बांगरू को ही हरियाणवी। एक बुंदेली हो रहा है इसमें। कौन सी बेटा? एक बुंदेली हो रहा है। ठीक है, हाँ। पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आएगा बेटा? राजस्थानी में क्या? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और मेवाती, ये किसमें आएगा बेटा? राजस्थानी के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो पहाड़ी में क्या क्या आएगा? गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये किसमें आएगा बेटा? पहाड़ी हिंदी में। ठीक है, हुआ। अब चलते हैं आगे। देखो अब बेटा, हालांकि यहाँ से अब तक प्रश्न तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इन सभी बोलियों के योग से ही 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है बेटा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? यही आ जाए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा रिक्त स्थान को दिया गया। तो क्या आएगा बेटा उसमें? 14 सितंबर 1949। ठीक है बेटा, याद रह जाएगा अच्छे से। हाँ, और इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं बेटा? हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को। याद रखना बेटा इस बात को, आ सकता है प्रश्न कि हिंदी दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। कब मनाया जाएगा बेटा? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक बात और बता दूं आपको लगे आती, कि जो हिंदी है बेटा, हमारी जो हिंदी है, जो राजभाषा का इसको जो दर्जा दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यानी 343 से 351 तक, किससे कहाँ तक बेटा? 343 से 351 तक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 किसका वर्णन करता है? राजभाषा हिंदी का वर्णन करता है। ठीक है बेटा, हाँ। अब आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये लिखा आगे कि इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? हिंदी दिवस। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो और है बेटा क्या? राजभाषा, यानी देखिए राजभाषा क्या है बेटा? कि वो भाषा जिसमें संविधान का ज़्यादातर लिखित कामकाज जिस भाषा में होता है उसको राजभाषा कहते हैं। ठीक है, वैसे भारतीय संविधान की भाषा क्या है बेटा? हिंदी है। दर्जा तो किसको मिल रखा है? हिंदी को मिल रखा है, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी को भी काम में लिया जाता है। ये राजभाषा हुई आपकी बेटा। ठीक है, वह भाषा जिसमें संविधान का लिखित कामकाज हो क्या कहलाएगी? राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का वर्णन है। ठीक है बेटा, और देखिए इसकी अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में बेटा भाषाओं का वर्णन किसमें है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, एक है मातृभाषा। देखो ये पिछली बार आपका जो मॉडल पेपर उसमें था, ठीक है, कि बच्चा परिवार के संपर्क से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहा जाता है? मातृभाषा। यानी बच्चे के द्वारा अपने परिवार के संपर्क से जो भाषा सीखी जाती है उसे क्या कहा जाएगा बेटा? मातृभाषा कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बिना समय खराब किए, याद रह जाएगा अच्छे से। मातृभाषा बच्चे के द्वारा अपने परिवार के संपर्क से, माँ के संपर्क से जो भाषा सीखी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? मातृभाषा का तय और तय के नीचे री, मातृभाषा कहा जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। राजभाषा। राजभाषा बता चुका हूँ आपको कि जिसमें संविधान का लिखित कामकाज होता है वो राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। एक होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या बेटा? एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है,
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को मानते हैं, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दे रखा। ध्यान रखना बेटा, संवैधानिक दर्जा केवल राजभाषा का मिला हुआ है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है नहीं। ठीक है, वैसे हम मानते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है बेटा, तो आपका भाषा का बिंदु पूरा हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, अब परीक्षा का बिल्कुल समय पास है आपके। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर चर्चा करना वो नहीं है, आप एक बार देख लेना, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक इसको रिवाइज कर जाना, वैसे पढ़ तो रखा आपने सब कुछ। अब बेटा लिपि, देखो लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों को लिखित चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना या प्रकट करना ही क्या कहलाता है? लिपि। जैसे देखो मैं बोलूँ ए, अभी तो ध्वनि है, लेकिन मैंने ये ए लिखा, ये क्या हो गया? लिपि हो गया। तो भाषा की ध्वनियों को लिखित चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। याद रह जाएगा, भाषा की ध्वनियों को लिखित चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है बेटा? लिपि कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे हम चर्चा करें। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। ठीक है बेटा, सब भाषाओं की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है। सबसे पहले हम चर्चा करें, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है और उर्दू की फारसी। ये बताता हूँ आपको, उर्दू की क्या बेटा? फारसी लिपि। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी होगी? फारसी। ठीक है बेटा, तो सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अपने को बेटा देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम हिंदी भाषा के लिए पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, हिंदी भाषा की लिपि तो कौन सी होगी? देवनागरी लिपि। आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि की किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। तो देखो बेटा, देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी में तो होता ही है, इसके अलावा मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी के अलावा मराठी में, नेपाली में, कोंकणी में, संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में आदि भाषाओं में भी होता है। जब आपका लिखित ये प्रश्न आता था तो ये प्रश्न आया हुआ है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कौन सी दो भाषाओं में होता है? देवनागरी लिपि की किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए, इस तरह से आया हुआ प्रश्न है। शायद 2020 वाले प्रश्न पत्र में आया था ये, बोर्ड परीक्षा वाले में। ठीक है बेटा, अब देखो देवनागरी लिपि किस प्रकार से इसका नाम देवनागरी लिपि हुआ, इसका जन्म कौन सी लिपि? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हम आगे बताना जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का आविष्कार या देवनागरी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से हुआ है। तो देखिए बेटा, भारत में पहले दो प्रकार की लिपि होती थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी लिपि। ठीक है बेटा, कितनी लिपि होती थी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी बाईं ओर से दाईं ओर, यानी बाएं से दाएं, यानी ऐसे लिखते थे जैसे हम लिखते हैं ना, ये बाएं से लिपि, दाएं कौन सी होती थी बेटा? ये ब्राह्मी लिपि होती थी। एक होती थी खरोष्ठी, जो इधर से लिखी जाती थी, यानी दाईं ओर से बाईं ओर, फिर इधर पर गई तो इधर पंक्ति, फिर इधर, इस तरह से लिखी जाती थी। ये होती थी खरोष्ठी लिपि। अब बताओ हम कैसे लिखते हैं? हम तो इस प्रकार से लिखते हैं, बाएं से दाएं, ये पंक्ति पूरी हो गई, फिर अगली पंक्ति में इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो अब अपनी जो देवनागरी लिपि, इसका जन्म भी किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। देखो बेटा कि भारत में पहले दो लिपि थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। आगे चलकर ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। आ सकता है प्रश्न, ध्यान रखना बेटा, आया हुआ प्रश्न नहीं है, यह आ सकता है कि कौन सी ब्राह्मी या देवनागरी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से हुआ, देवनागरी लिपि का आविर्भाव कौन सी लिपि से हुआ? तो वहां उसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी से बेटा? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब देखो इसका नाम देवनागरी क्यों हुआ? तो देखो बेटा, वैसे यहाँ से तो प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम सरसरी तौर पे बताता हूँ बेटा। देखिए, सबसे पहले जो लिपि है इसको कहाँ काम में लिया गया? गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा काम में लिया गया, तब तो ये कहलाई नागरी लिपि बेटा। तब तो क्या कहलाई? नागरी लिपि। जब गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इस लिपि को काम में लिया गया तो ये नागरी लिपि कहलाई। ठीक है, और जब इसको देवनगर काशी को कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं? काशी को। जब देवनगर काशी में इसको काम में लिया गया तो ये क्या कहलाई? देवनागरी लिपि। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? देखिए देवनागरी लिपि का नामकरण क्यों हुआ? सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा जब ये काम में ली गई तो नागरी लिपि कहलाई, और जब इसको देवनगर काशी के लोगों ने जब काम में लिया तो ये क्या कहलाई बेटा? देवनागरी लिपि कहलाई। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। किसकी? देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं बेटा, देखिए क्या क्या। सबसे पहले तो ये लिपि आ सकता है प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है बेटा, कि देवनागरी लिपि की जो विशेषता है उनमें सबसे पहली विशेषता यही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान भी रखनी आ भी सकते हैं कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, इसकी विशेषता है। आ सकता है, लिखी में बड़ी मात्रा आएगी बेटा। ठीक है, कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना बेटा, कई बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती है, फिर भी आपको लिखना हिंदी में पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि बेटा? देवनागरी लिपि। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर,
बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है बेटा। और देखिए ये इसकी मुख्य विशेषता है, आ सकता है प्रश्न कि देवनागरी लिपि रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर लिखी जाएगी, तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाएगी। इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग ध्वनियां होती है, पता होगा आपको अच्छे से। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं, जबकि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू जो उसी में से निकाल करके लिखे जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपसे लिखित तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में पूछा जाएगा, तो ये तो संभावना कम। हाँ, ये आ सकता है कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाएगी। इसमें वर्णों की स्पष्टता होती है। ठीक है बेटा। एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ये लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसकी विशेषता है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग भी होता है। सिरोरेखा मतलब क्या बेटा, यानी शब्द के सिर पर जो अपन रेखा खींचते हैं उसको कहा जाता है सिरोरेखा। ठीक है बेटा, ये भी बातें इसके लिए हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बेटा व्याकरण, अंतिम बिंदु भाषा व्याकरण लिपि का प्रयास करेंगे कि लगभग 45-50 मिनट में हम तीनों बिंदु पढ़ लें। ठीक है बेटा। देखिए अब है व्याकरण। क्या है व्याकरण, किसको कहते हैं? देखिए बेटा, व्याकरण क्या है? वह शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भाषा के शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने एवं शुद्ध पढ़ने का ज्ञान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? व्याकरण। अच्छे से याद होगी, हालांकि तीसरी चौथी में परिभाषा शुरू हो जाती है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने एवं शुद्ध पढ़ने की जानकारी देता है कहलाता है व्याकरण। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, आ सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे अभी तक एक ही बार प्रश्न आया है केवल। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा पूछी थी शायद 2018 के अंदर, उसके बाद में यहाँ से प्रश्न आया नहीं, दोबारा हो सकता है पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ये व्याकरण आपकी पूरी होगी। अब व्याकरण के होते हैं 4 अंग, और बताया तो मैं आपको लगे हाथी। व्याकरण के कितने अंग होते हैं बेटा? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण क्या होता है? मानव मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है बेटा। वर्ण से या वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है बेटा। और जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे शब्द आपके सामने राम, ये क्या बेटा? ये तो शब्द है। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा? तो ये पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद। ठीक है। और एक वाक्य विचार, सार्थक जो शब्दों का समूह है वही क्या बनता है? उसी से क्या बनता है बेटा? वाक्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो वाक्य हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं, शब्द, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है। तो आपकी लगभग भाषा व्याकरण लिपि का बिंदु पूरा हो गया है। मैं पूरी को इसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ बेटा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसको। अब हम अगला जो बिंदु है उसको लेते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, अब देखिए बेटा, अगला बिंदु हम लेते हैं शब्द शक्ति। ठीक है, अगला बिंदु क्या ले रहे हैं हम? शब्द शक्ति ले रहे हैं। क्या है शब्द शक्ति? देखिए समझा दूं आपको, वैसे हालांकि आपको आपने पढ़ रखा है इनको, फिर भी मैं सरसरी तौर पे समझा देता हूँ। शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही क्या है? शब्द शक्ति। यानी शब्द में जो अर्थ छिपा हुआ होता है, श्रोता उसका किस रूप में अर्थ निकाल रहा है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है। देखिए, तो शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है। देखिए, बुद्धि का वो व्यापार या क्रिया जो शब्द में छिपे हुए अर्थ तक पहुंचने में हमारी सहायता करता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? शब्द शक्ति कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और उसका हम किस रूप में अर्थ निकाल रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? शब्द शक्ति कहा जाएगा। ठीक है बेटा। तो शब्द में जो अर्थ छिपा, जिस तरह से हम ये कहें ये बुढ़िया तो गाय है, अपने कह दिया, जैसे क्या बेटा? ये बुढ़िया तो गाय है। अब बुढ़िया गाय नहीं है, उसमें गाय के जैसे क्या हो सकते हैं? लक्षण हो सकते हैं। तो इसके आधार पर अपने अर्थ ग्रहण किया, ये क्या है बेटा? शब्द शक्ति है। तो सुन लीजिए, शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए बेटा, शब्द शक्ति के भेद। क्या बेटा? शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं बेटा? 3। अभिधा, ध्यान रखना, अभिधा है, दा नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा को वाच्यार्थ कहा जाता है, मुख्यार्थ कहा जाता है और इसी को संकेतार्थ भी कहा जाता है। ये और सुन लो साथ में, अभिधा को क्या कहा जाता है बेटा? संकेतार्थ भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान देगा अच्छे से। अभिधा को क्या कहा जाता है? वाच्यार्थ कहा जाता है, मुख्यार्थ कहा जाता है और इसी को संकेतार्थ भी कहा जाता है। एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा को कहा जाता है लक्ष्यार्थ। एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति, इसे कहा जाता है व्यंग्यार्थ। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम आगे। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? देखिए बेटा, जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से ही सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है बेटा। जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ होता है उसी से हम क्या कर लें? सीधा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है बेटा? अभिधा शब्द शक्ति होती है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का मतलब बेटा, हम जो बोल रहे हैं, मुख्य कथन है, उसी से हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या बेटा? अभिधा शब्द शक्ति है। देखिए और आ सकती है परिभाषा इस रूप में कि जब शब्द के सबसे प्रचलित अर्थ से ही या लोक प्रचलित
प्रचलित अर्थ से ही क्या किया जाए, अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब प्रश्न कैसे आ सकता है, यह आएगा इस तरह से आ सकता है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है, तो क्या आएगा, अभिधा। क्या आएगा बेटा, अभिधा। देखिए यह आया हुआ प्रश्न है बोर्ड में, चमेली का पुष्प, क्या बेटा, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। ठीक है बेटा, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का कैसा है बेटा, सुगंधित पुष्प है। ठीक है, ये आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, 2019 वाले में आया था शायद, हाँ 19 वाले में आया हुआ है कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है वह क्यों। पहले ऐसा आता था, 2 नंबर का एक ही प्रश्न आता था शब्द शक्ति से, अब तो अलग अलग 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना बेटा, तो इससे सीधा सीधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। चमेली का पुष्प सफेद रंग का होता है, सुगंधित होता है। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, किसान फसल काट रहा है, तो ये सीधे सीधे अर्थ हैं जो आपको ग्रहण हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति। आपको तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होगी, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, जहां वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, अभिधा शब्द शक्ति। शब्द के सबसे लोक प्रचलित अर्थ को ग्रहण करने वाली अभिधा शब्द शक्ति। अब दूसरी हम पढ़ रहे हैं बेटा लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी पढ़ रहे हैं, लक्षणा। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, जब बेटा वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, यानी जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से अर्थ नहीं निकले, तो किसी काव्य रूढ़ि या फिर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। सुनना दोबारा से, कि जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से अर्थ नहीं निकल रहा है, तो किसके आधार पर बेटा, किसी काव्य रूढ़ि के आधार पर, किसके आधार पर, काव्य रूढ़ि के आधार पर या फिर लक्षणों के आधार पर क्या किया जाए, अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पर क्या होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब इसमें एक नई बात निकल कर के आई, रूढ़ि। क्या बेटा, काव्य रूढ़ि। आप सोचते हैं सर ये काव्य रूढ़ि क्या है, तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे आप बेटा। जैसे आपको उदाहरण दिया, भारत जाग उठा। ठीक है, अब भारत जागने का मतलब भारत की जनता से है, न केवल भारत से। भारत तो किसी स्थान का नाम है, और कोई स्थान थोड़ी जागता है बेटा, वहाँ के जो लोगों से है, वहाँ की जनता से है। तो बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने भारत की जनता के लिए केवल भारत शब्द काम में लिया है। इसी काव्य रूढ़ि के आधार पर यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति बेटा, लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा में भी बात करें तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी बेटा, रूढ़ा लक्षणा। देखिए वह बुढ़िया तो गाय है, अब ये क्या है, किसी प्रयोजन के आधार पर या लक्षणों के आधार पर है। ठीक है बेटा, हाँ, तो ध्यान रखना, जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई, तो किसी काव्य रूढ़ि के आधार पर या फिर लक्षणों के आधार पर क्या किया जाए, अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब की बार आपका जो मॉडल पेपर उसमें प्रश्न डाल रखा है, जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां रिक्त स्थान लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो वहां पर तो कौन सी आएगी, प्रयोजनवती। लेकिन जब वहां पर ये डाल रखा है, तो आपके लिए रूढ़ा लक्षणा डाला जा सकता है। पढ़ेंगे अभी अपने इसके बारे में, देखो। ठीक है बेटा, तो देखिए शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2। एक तो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति और एक प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक बेटा, अब रूढ़ा लक्षणा में तो क्या होगा, जब देखो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, तो किसके आधार पर, किसी काव्य रूढ़ि के आधार पर। ध्यान रखना, किसी काव्य रूढ़ि के आधार पर, काव्य नहीं है, काव्य रूढ़ि के आधार पर क्या किया, अर्थ ग्रहण किया, तो वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ध्यान रखना बेटा, आ सकता है क्योंकि मॉडल पेपर में प्रयोजनवती का उदाहरण डाल रखा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब किसी काव्य रूढ़ि से प्रेरित होकर अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है, तो रिक्त स्थान में क्या जाएगा, रूढ़ा लक्षणा। क्या आएगा बेटा, रू और ढ के नीचे ये नुक्ता आएगा, रूढ़ा। ठीक है बेटा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी बेटा, याद रह जाएगा अच्छे से। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई, तो किसी काव्य रूढ़ि के आधार पर क्या किया गया, अर्थ ग्रहण किया गया, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे देखो बेटा, भारत गाँव में निवास करता है, भारत गाँव में निवास करता है। अब बेटा बताओ, भारत गाँव में निवास करता, भारत थोड़ी करता है, भारत की जनता गाँव में निवास करती है, लेकिन कवियों या लेखकों ने इसका प्रयोग किया भारत की जनता के संदर्भ में, केवल भारत लिखा। ठीक है बेटा, तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, ध्यान रह जाएगा अच्छे से। अब चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, जैसे देखो महत्वपूर्ण उदाहरण है, आ भी सकता है, लाल पगड़ी जा रही है, वाक्य में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है, तो इसमें रूढ़ा लक्षणा है। कौन सी बेटा, रूढ़ा लक्षणा। अगर भेद का नाम नहीं लिखें, केवल लक्षणा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे भेदों के बारे में पूछे तो ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, और वैसे लक्षणा शब्द शक्ति, जैसे वहां पर लाठियां चल रही हैं। अब बेटा लाठियों के पैर थोड़ी होते हैं भाई, चलती चलती वहां चली जाएंगी, लाठियां चलती नहीं बेटा, लाठियां तो चलाई जाती हैं, लेकिन ऐसा कहने की हमारी एक परंपरा सी बन गई, एक रूढ़ी बन गई,
एक आदत बन गई, तो ये क्या बेटा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। और देखिए जैसे इंग्लैंड के 4 विकेट हो गए, इंग्लैंड की थोड़ी विकेट, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के हुए हैं, लेकिन ऐसा कहने की हमारी क्या बन गई है, एक रूढ़ी बन गई है, एक परंपरा सी बन गई है। ठीक है बेटा। हाँ, आगे चलें तो देखो जैसे अपन कहते हैं कि मेरा घर तो गंगा पर है, घर गंगा पर थोड़ी हो सकता है बेटा, गंगा तो नदी है, वो तो बहती है, उस पर तो घर हो ही नहीं सकता। हाँ, गंगा के किनारे हो सकता है, लेकिन ऐसा कहने की हम बिल्कुल साधारण भाषा में बोलते थे मेरा घर तो गंगा पर है, ऐसा कहने की क्या बन गई बेटा, हमारी एक रूढ़ी बन गई है, हमारी एक परंपरा सी बन गई है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, रूढ़ा लक्षणा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई उदाहरण है तो आप कर देंगे, जैसे मेरा घर तो सड़क पर है। ठीक है, तो घर सड़क पे नहीं होता बेटा, सड़क के किनारे हो सकता है, सड़क के पास में हो सकता है। तो ऐसा कौन सा हुआ बेटा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लाल पगड़ी जा रही है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, पंजाब की पुलिस को लाल पगड़ी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, पंजाब की पुलिस को। तो ये रूढ़ा लक्षणा होगी। ठीक है, अब है बेटा अगली प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखो प्रयोजनवती लक्षणा है तो लक्षणा ये भी, जब क्या हुआ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी, यानी जब अभिधा से अर्थ ग्रहण नहीं हुआ, तो किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के या फिर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है बेटा, जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के क्या किया गया, अर्थ ग्रहण किया गया, कहने का कोई प्रयोजन, पर्पज ये कहें हम, कहने का कोई प्रयोजन होता है, कहने का कोई उद्देश्य होता है, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे देखिए ये बुढ़िया तो गाय है, अब बुढ़िया गाय नहीं है, बुढ़िया को गाय कहने का कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है बेटा, कोई ना कोई उद्देश्य बुढ़िया को गाय कहने का प्रयोजन है, इसी कारण से यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे देखो सुरेश तो हड्डियों का ढांचा मात्र है, अब बेटा हड्डियों का ढांचा थोड़ा है तो आदमी, लेकिन वो बिल्कुल कमजोर है, तो इस कारण से ये प्रयोजन है, कहने का प्रयोजन है कि वो बिल्कुल कमजोर है, इस कारण से उसको हड्डियों का ढांचा मात्र कहा जा रहा है, तो प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे रमेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, सही में थोड़ी ऊंट हो गया, उसकी लंबाई ऊंट की जैसी हो गई है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, इस कारण से क्या कहा बेटा, उसको ये कहा गया है कि उसका पुत्र तो ऊंट हो गया है। तो ये कौन सी हुई, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखिए बेटा आगे बची आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, इसके बारे में हम जान लें। देखो व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, क्या है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए बेटा जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में बाधा उत्पन्न होगी, यानी जब ना तो बेटा अभिधा से अर्थ निकला और ना ही लक्षणा से, ठीक है, तो एक नया अर्थ प्रकट होगा जिसको हम कहते हैं व्यंग्यार्थ, और जहां पर व्यंग्यार्थ के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब देखो प्रश्न कैसे आ सकता है, यह आ सकता है कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है, तो क्या आएगी बेटा, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंग्यार्थ का मतलब क्या है, जब ना तो शब्द का अर्थ अभिधा से निकला यानी वाचार से निकला और ना ही लक्ष्यार्थ से निकला, तो जो अन्य अर्थ है उसको ही कहा जाता है व्यंग्यार्थ, और जहां पर व्यंग्यार्थ के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाएगा उसे कहा जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। क्या कहा जाता है बेटा, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, हाँ बेटा, तो देखिए जब देखो कि किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट हो और न ही लक्षणा से, बल्कि व्यंग्यार्थ से अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी जब सीधा सीधा अर्थ नहीं निकला, न तो अभिधा से निकला और न ही लक्षणों के आधार पर निकला, तो जो अन्य अर्थ निकलेगा उसको व्यंग्यार्थ कहा जाएगा, और जहां पर व्यंग्यार्थ से अर्थ ग्रहण किया जाएगा उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा 4 बज गए, या किसी ने कहा संध्या हो गई, मानिए बेटा किसी ने कहा संध्या हो गई। अब बेटा संध्या हो गई ऐसा कहने के पीछे वो ये बताना चाह रहा था कि सूर्यास्त होने वाला है या सूर्यास्त हो गया, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। जैसे महिला ने सोचा मुझे पूजा करनी चाहिए, महिला ने सोचा मुझे भोजन बनाने की तैयारी करनी चाहिए, पुजारी ने सोचा मुझे पूजा की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों ने, काम करने वालों ने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो सबने अपने अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण कर लिया। ये होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे आप कहते हो गुरुजी पढ़ाते रहते हैं कक्षा में कि सर 2 बज गए, सर 3 बज गए, गुरुजी 3 बज गए, तो ऐसा कहने के पीछे आप प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से गुरुजी को ये कहना चाह रहे हो कि अब छुट्टी का समय हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसा कहने में आप भी व्यंजना शब्द शक्ति काम में ले रहे हैं, अलग बात हमें पता नहीं लगता हम व्यंजना काम में ले रहे हैं, लेकिन वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। समझोगे बेटा अच्छे से, यानी जब परिभाषा नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको अपनी भाषा में, जब सीधी सीधी बात नहीं कही जा करके अप्रत्यक्ष रूप से जब हम बात कहते हैं तो उसको ही कहा जाता है व्यंजना शब्द शक्ति बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद रह जाएगी। वैसे व्यंजना शब्द शक्ति, जैसे देखो बेटा कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, अब वो ऐसा कह रहा है तो कोई कारण है कहने का कि बादल हो रहे हैं, तो उसने जो कच्चे घड़े बनाए हैं वो बरसात से भीगने के कारण शायद दोबारा से टूट जाएंगे, इसलिए उनको ढकने का इंतजाम किया जाए। तो प्रत्यक्ष रूप से न कह करके अप्रत्यक्ष रूप से बात अपनी बेटी को कह रहा है। ठीक है बेटा, तो व्यंजना शब्द शक्ति हो गई।
ठीक है बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं, एक तो शाब्दिक व्यंजना और एक अर्थी व्यंजना। बेटा आपको एक बात और बताता हूं मैं, अगर कोई श्लेष का उदाहरण पूछा जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण होगा, उपमा या रूपक का पूछा जाए तो लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण होगा। ठीक है, व्यंजना के भी दो भेद होते हैं, एक तो शाब्दिक व्यंजना और एक अर्थी व्यंजना। ठीक है बेटा, आप इतना ही समझ लीजिए कि व्यंजना के दो भेद होते हैं। आप इसको बहुत गहराई में उलझने का प्रयास करेंगे तो पीछे जो पढ़ा शायद उसको भूल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से अर्थ ग्रहण नहीं हो तो व्यंग्यार्थ के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां पर क्या होगी बेटा, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ठीक है बेटा, इनमें से कोई उदाहरण हो सकता है आ जाए, नहीं तो आप अंदाजा लगा लेना कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सीधा सीधा जब अर्थ ग्रहण नहीं हो, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण नहीं हो, तो फिर वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा, व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये होगी आपकी व्यंजना। इसके भी दो भेद हैं, शाब्दी और आर्थी। जब शब्द पर आधारित होती है तो शाब्दी व्यंजना, जब अर्थ पर आधारित होती है तो आर्थी व्यंजना। ठीक है बेटा, अब हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, और अगला बिंदु बचा अपना अलंकार। वैसे समय देखो ज़्यादा तो नहीं हुआ है, दो बिंदु क्लियर कर लिया अपन ने 34 मिनट में। ठीक है, लगभग 15-20 मिनट में हम अलंकार को पूरा कर लेंगे बेटा। तो देखिए अब अलंकार पढ़ेंगे हम। हाँ बेटा देखिए, अगला बिंदु आपका कौन सा, अलंकार। इसके बारे में जान लेते हैं अपन लगे हाथी। ठीक है, बस अधिकतम 15 या 20 मिनट में इसको पूरा कर देंगे बेटा। अलंकार देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है बेटा, आभूषण। जानते होंगे आप अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। अब आभूषण क्या काम आते हैं बेटा, महिला के मुख की सुंदरता को बढ़ाने के काम आते हैं। तो जिस तरह से अलंकार महिला के मुख की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही जो गहने होते हैं वो आभूषण होते हैं, वो महिला के मुख की सुंदरता बढ़ाते हैं। वैसे ही अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। याद रहेगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है बेटा, अलंकार। वैसे अलंकार की परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप याद रखना आ जाए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो क्या जाएगा बेटा, अलंकार। ठीक है, देखिए आगे, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ये भी नहीं आएगा फिर भी जान लीजिए, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जब अलंकार शब्द पर निर्भर हो तो शब्दालंकार होगा, जब अर्थ पर निर्भर हो तो अर्थालंकार होगा। ठीक है बेटा, हमें चर्चा करनी है हमारे पाठ्यक्रम में जो अलंकार हैं 5 अलंकार, उनके बारे में। ठीक है बेटा, तो देखिए सीधा हम वहीं चलते हैं आगे। देखो अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं, ये पहले की लिखे हुए हैं। अब वर्तमान में अनुप्रास है, सलेश है, यमक है, ये नहीं है इधर वाले। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है बेटा, कौन कौन से अपने पाठ्यक्रम में, अनुप्रास है, सलेश है, यमक है, और 2 नए जुड़े अब की बार, एक तो लाटानुप्रास और एक पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है ना, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, बहुत कम समय में हम इसको पूरा कर लेंगे अभी बेटा। देखिए तो देखो बेटा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, अनुप्रास अलंकार के बारे में। थोड़ा समझने का प्रयास करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती है बेटा, कि देखो काव्य में जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब एक ही वर्ण 2 बार या इससे ज़्यादा बार आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। जब एक ही वर्ण की 2 बार या उससे अधिक बार आवर्ती हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखो चलते हैं आगे। जैसे आपने तुलसीदास जी वाला पाठ तो पढ़ रखा है, तो तुलसीदास जी वाले में जैसे आता है, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। तो बार बार दे आने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया बेटा। तो ध्यान रखना, अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती, देखो उदाहरण कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो बार बार तय वर्ण की आवर्ती होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया बेटा, अनुप्रास। तो याद रखना, अनुप्रास में एक ही वर्ण की, ध्यान रखना वर्ण बोल रहा हूँ, शब्द नहीं बोल रहा बेटा, एक ही वर्ण की 2 बार या इससे अधिक बार आवर्ती होती है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर तय वर्ण आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, पिछली बार आया था ये अनुप्रास अलंकार, पिछली बार आ चुका। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार है। तो चय वर्ण की आवर्ती होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया बेटा, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखिए और उदाहरण देखते हैं इसका। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भित्ति भगाइए, तो इसमें देखो भय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। किसकी बेटा, भय वर्ण इधर बार बार आ रहा है, इसी कारण से कौन सा अलंकार बेटा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, सलेश अलंकार। वैसे ये भी पूछा जा चुका है, अब तो ज़्यादा तो आपके लिए महत्वपूर्ण लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश हैं, लेकिन हम फिर भी इनके सभी के बारे में जान लेते हैं कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द के
प्रसंगानुसार दो या दो से अधिक अर्थ निकलते। देखो बेटा, शब्द तो होता है एक, और उस एक ही शब्द के दो अर्थ, तीन अर्थ, कितने भी निकलेंगे, कम से कम दो अर्थ तो निकलने ही चाहिए। लेकिन शब्द है एक, और एक बार यार ध्यान रखना, क्योंकि हमारे लिए सारी शब्द अलंकार पाठ्यक्रम में है, तो सारी श्लेष भी ऐसा ही है, यमक भी लगभग इससे मिलता जुलता है, ठीक है ना बेटा। तो जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ लगा लिए जाते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। याद रह जाएगा बेटा अच्छे से, जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा बेटा, श्लेष अलंकार होगा। कौन सा होगा, श्लेष अलंकार। देखिए जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो पानी शब्द है इसका मोती के लिए अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ है, और चून यानी चूना जो इसके लिए अलग अर्थ है। मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत है, और चूना जो है इसके लिए जल है। तो पानी चले जाने पर, ठीक है, कि जब पानी चला गया तो मोती है, अर्थात मोती से पानी, उसकी चमक चलेगी तो मोती बेकार है। मनुष्य से अगर इज्जत चलेगी तो मनुष्य बेकार है, और जो चूना है उसके लिए पानी नहीं है तो चूना भी बेकार है। तो कहने का मतलब बेटा एक ही शब्द है, अर्थ मोती के लिए अलग दे रहा है, मनुष्य के लिए अलग दे रहा है, और चूना इसके लिए अलग अर्थ दे रहा है। हो सकता है परीक्षा में ऐसा ही दे दिया जाए, ठीक बेटा। सुब्रन को ढूंढत फिरै कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे जो सुब्रन शब्द है इसका कवि के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ है, और चोर के लिए अलग अर्थ है। कवि के लिए तो इसका अर्थ है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी यानी भोग विलास में लिप्त रहने वाले पुरुष को कहा जाता है, इसके लिए सुंदर रंग वाली युवती या महिला, और चोर के लिए इसका अर्थ है सोना। तो शब्द तो है एक, अर्थ हो गए अलग अलग। देखो देख मंगन को पट देत बार बार है, यहाँ पर मंगन भिखारी को कहा जाता है, पट यानी वस्त्र भी होता है, और पट यानी दरवाजा भी होता है, कि लोग भिखारी को देख करके बार बार उसे वस्त्र भेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भिखारी को देख करके पट यानी द्वार यानी दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो होगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। और देखो ये उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, बड़ा उदाहरण है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, अगला अपना अलंकार है बेटा यमक अलंकार। अब देखो यमक में और श्लेष में क्या अंतर है, श्लेष में तो एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, और यमक में एक ही शब्द कम से कम दो बार आना चाहिए बेटा, कम से कम दो बार आए, ठीक है, या इससे ज्यादा बार आए, और उसके अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, यमक अलंकार। तो सुन लेना ध्यान से कि काव्य में जहां पर एक ही शब्द दो या दो से, वैसे पिछली बार आ चुका है, ठीक है, कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। याद आ जाएगा बेटा अच्छे से, कि जब एक ही शब्द देखो अनुप्रास में तो वर्ण की आवृत्ति होती है, श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, जबकि यमक में एक ही शब्द दो बार आता है, इससे ज़्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे देखो कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अब देखो बेटा इसमें योजक नहीं आएगा बीच में, कनक कनक, कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब क्या बेटा, सोना या धन दौलत, और दूसरे कनक का मतलब दत्तूरा, दूसरे का मतलब क्या बेटा, दत्तूरा, कि जो सोना होता है अर्थात जो धन दौलत होती है उसमें दत्तूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है। कैसे, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, कि इसको तो लोग खाने से पागल होते हैं, दत्तूरे को तो लोग खाने से पागल होते हैं, लेकिन सोना तो व्यक्ति को मिलते व्यक्ति क्या हो जाता है बेटा, पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो एक ही शब्द लगातार दो बार आए, अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, जरूरी नहीं लगातार आए, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, और उदाहरण देखेंगे देखो अभी अपन, ठीक है बेटा। लेकिन दो पंक्तियां अगर दे रखी हैं और उनमें अगर एक शब्द दो बार आ जाता है, इससे ज्यादा बार आता है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, यमक अलंकार हो जाएगा। देखो और कि गुनी गुनी सबहू कहे, ध्यान रखना इसमें गुनी गुनी में नहीं है, ये तो पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। गुनी गुनी सबहू कहे निगुनी गुनी न होतु देखो कभू अरक ते अरक समान उदोतु, कि किसी गुणवान निर्गुण व्यक्ति को बार बार गुणवान गुणवान कहने से वो गुणवान नहीं हो जाता। कभी कह रहे हैं कि क्या कभी आपने अर्क अर्थात आंख, अर्क का मतलब क्या बेटा, आंख, दूसरे अर्क का मतलब सूर्य, कि क्या आपने कभी अर्क अर्थात आंख से किसके समान बेटा, सूर्य के समान प्रकाश होते देखा है, अर्थात नहीं, कभी जो आंख है वो सूर्य के समान प्रकाश नहीं दे सकता बेटा। देखो सारंग ले सारंग उड़ो, तो आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे, बार बार सारंग सारंग शब्द आ रहा है, ठीक है बेटा। और देखो कहत सब है बेंदी दिए अंक 10 गुनो हो तू भजन कहो ताते भजियो भजियो ने एको बार, भजो भजो शब्द आ रहा है बार बार, ठीक है बेटा। तो ये तो है आपके 3 अलंकार जो पहले से थे। अब 2 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नए जुड़े हैं बेटा, ठीक है, 2 अलंकार नए जुड़े हैं, अब की बार उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो बेटा देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे सामने
नया अलंकार जो जुड़ा उसका नाम क्या है? लाटानुप्रास। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको पक्का प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही नए जुड़े हैं, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। तो देखो बेटा, जब किसी काव्य में वर्णों की आवर्ती न होकर के शब्दों, पदों या फिर वाक्यांशों की पूरी आवर्ती हो जाती है, यानी पूरा वाक्यांश ही वैसा का वैसा आ जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बेटा? लाटानुप्रास। कि जब किसी काव्य में वर्णों की आवर्ती न होकर के वाक्यांश, शब्दांश की अगर आवर्ती हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? लाटानुप्रास। देखो, इसमें शब्दों का अर्थ तो एक होता है, किंतु पदों का अन्वय, अन्वय का मतलब उसका भाव है वो बदल जाता है। शब्दों का अर्थ तो एक है, लेकिन पद का भाव बदल जाएगा। वो किस कारण से बेटा? जो ये अल्प विराम का चिन्ह होता है, जिसको आप कोमा बोलते हो, इसके कारण से क्या होता है बेटा? इसका भाव बदल जाता है। तो याद रहेगा अच्छे से, आपको दोबारा से सुन लीजिए, मैं परिभाषा याद करवाता हूँ कि जब किसी काव्य में वर्णों की आवर्ती न होकर के शब्दों, पदों या फिर वाक्यांशों की आवर्ती हो जाती है तो वहां पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें शब्दों का अर्थ तो एक होता है, किंतु पदों का अन्वय बदल जाता है, ये आपका लाटानुप्रास है। जैसे देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र यदि कपुत्र है, ठीक है, तो धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और सपुत्र है यानी सुपात्र है तो भी धन का संचय करने की जरूरत नहीं है। अगर कुपुत्र ही है तो पहले से ही कमाए धन को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। और यदि पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, तो उसको धन संचय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कमा करके इकट्ठा कर लेगा। ठीक है बेटा, तो देखो एक ही पंक्ति दूसरी बार आई है, इसमें क का अंतर है, इसमें स का अंतर है, लेकिन पूरे पद का अर्थ बदल गया। ठीक है, ये होता है लाटानुप्रास। ठीक है, अब देखो जैसे एक उदाहरण है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। कि जिसके हृदय में राम का वास नहीं है उसके लिए जो सुमंगल है अर्थात मंगलकारी दिन वो भी किसके समान बन जाते हैं? विपदा के समान। लेकिन आगे क्या है? राम हृदय जाके, देखो यहाँ पर अल्प विराम है, नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। कि जिसके हृदय में राम का वास है उसके लिए कभी किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं होती, हमेशा उसके लिए ताही यानी उसके लिए मंगल ही मंगल होता है। ठीक है ना। और देखिए कि पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ता है। कि वे महिलाएं जिनके प्रियतम अर्थात उनके पति उनके निकट नहीं है, उनके समीप नहीं रहते हैं, साथ नहीं रहते हैं, घाम चांदनी ताही, कि उनकी जो चांदनी रातें हैं वो भी क्या बन जाती है बेटा? धूप के समान बन जाती हैं। ठीक है, जिन महिलाओं के प्रियतम उनके साथ नहीं होते हैं, उनकी जो चांदनी रातें हैं अर्थात शीतल रातें हैं वो किसके समान? धूप के समान दुखदायी बन जाती हैं। लेकिन नीचे क्या है? पिए निकट जाके नाही घाम चांदनी ताही। कि जिन महिलाओं के प्रियतम पति उनके साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके लिए कभी किसी प्रकार की कोई धूप होती नहीं है, उनके लिए तो हमेशा चांदनी अर्थात शीतलता ही शीतलता होती है। ठीक है, तो देखो ऊपर एक पंक्ति आई, वही पंक्ति नीचे आ गई, लेकिन दोनों के अर्थ बदल गए, अन्वय बदल गया। ये बेटा लाटानुप्रास है। तो दोबारा बताता हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है, लग रहा है कि आएगा यहाँ से प्रश्न। तो देखो परिभाषा भी आ सकती है। ठीक है, क्या कि जब किसी पद में या किसी वाक्य में एक ही शब्दांश या वाक्यांश की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पर क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम अलंकार की ओर, पुनरुक्ति प्रकाश की ओर। ठीक है बेटा, अंतिम अलंकार आपका कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है बेटा, देखिए ये क्या है? काव्य में जब किसी शब्द के अर्थ में रोचकता लाने के लिए या शब्द को बल प्रदान करने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द, और ध्यान रखना बेटा यमक में तो शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में तो शब्द लगातार आएगा। क्या आएगा बेटा? लगातार आएगा, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होगा। तो देखो पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द की पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थ एक ही होता है। जैसे मानो अपने पाठ है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चन जी का दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी में क्या हो गया? जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। कौन सा हो गया बेटा? पुनरुक्ति प्रकाश। तो देखो पुनः उक्ति, एक ही शब्द लगातार दो बार आ गया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ध्यान रखना इसमें बीच में योजक चिन्ह आता है, सीधी सी बात यह है, नहीं आए तो भी आप समझ लेना। अगर एक ही शब्द लगातार दो बार आ गया, अर्थ अलग नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। देखिए जैसे कुछ उदाहरण है, ठोर ठोर विहार करती सुंदर नारियां। की जो सुंदर नारियां हैं वो ठोर ठोर यानी जगह जगह विहार करती हैं, भ्रमण करती हैं। तो ठोर ठोर में यानी स्थान स्थान क्या हो गया बेटा? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। रंग रंग के फूल खिले, अब रंग रंग में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश है। और देखिए बेटा क्या है? राम राम कही बारंबारा
चक्कर सुदर्शन है रखवारा। राम राम में क्या होगा बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश। तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। पुनरुक्ति में क्या होगा, दोबारा से सुन लीजिए, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति होगी, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह है बेटा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और पूरे के पूरे 6 अंक आप इस कक्षा से हासिल कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए बेटा आराम से इसको पढ़िए और आराम से प्रश्न पत्र हल करना है, ठीक है। किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।